नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है वो हमारी यथावत चल रही है और साथ के साथ में आपको नोट्स बनाना है और साथ के साथ में आपको याद कर लेनी है। तो इसी श्रृंखला में हम अब आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ निरीक्षण विधि, इसके जनक थे वाटसन, प्रयोगात्मक इसके जनक थे वुंड और विवरणात्मक विधि। 3 प्रकार की विधियां हैं। अब जो निरीक्षण विधि होती है वो होती है अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। ये 2 प्रकार की होती है। फिर होती है आपकी प्रयोगात्मक विधि, वो अंतः निरीक्षण और बाह्य निरीक्षण विधि, और तीसरी विवरणात्मक। अब अंतर्दर्शन विधि के गुण देखो। अंतर्दर्शन विधि के गुण है अपने आप की जानकारी। इसमें व्यक्ति को खुद की जानकारी प्राप्त होती है। कम खर्चीली, यानी ये कम खर्चीली है क्योंकि इसमें अपने आप की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो अन्य व्यक्तियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधी जानकारी प्राप्त होती है, यानी खुद ही निरीक्षण करता है तो अपने आप को सीधी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आधुनिक विधियों में सहायक, यानी ये आधुनिक विधियां हैं उनमें बहुत सहायक होती है। फिर है समय व स्थान की आवश्यकता नहीं। इसमें समय और स्थान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें दूसरी जगह जाएं तो इसमें स्थान और समय की आवश्यकता पड़े, लेकिन मैं अपना खुद का निरीक्षण कर रही हूँ, है ना, तो उसमें समय और स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसके गुण है। अब दोष क्या क्या है इसमें, तो हम दोष की चर्चा करते हैं। इसमें है वैज्ञानिकता का अभाव। क्या है? वैज्ञानिकता का अभाव। फिर है विषय और विषयी दोनों का एक होना। जैसे मैं अपने बारे में कोई जानकारी दे रही हूँ तो मैं ही जानकारी देने वाली और मेरे बारे में ही जानकारी देने वाली, तो विषय और विषयी दोनों का एक होना ये भी एक दोष है। हो सकता है मैं अपने बारे में गलत जानकारी दे दूँ, हो सकता है, तो ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। फिर है बाह्य पदार्थों द्वारा ध्यान आकर्षण। इसमें व्यक्ति बाह्य पदार्थों द्वारा ध्यान आकर्षण कर सकता है। फिर है मानसिक क्रियाओं का चंचल व अस्थिर होना, यानी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो चंचल और अस्थिर होती है। तो ये आपके अंतर्दर्शन विधि के गुण और दोष हो गए हैं। यानी अंतर्दर्शन यानी अपने आप के बारे में जान, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, इसके गुण और दोष। बहिर्दर्शन, पहले बहिर्दर्शन देख लो। अंतर्दर्शन विधि हम देख चुके हैं। अब बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन के गुण। अब देखो इसके गुण कौन कौन से हैं बहिर्दर्शन के, है ना। उसमें जो 2 प्रकार की विधियां थी, जो निरीक्षण विधि थी वो 2 प्रकार की थी, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। तो अंतर्दर्शन की डिटेल हम पूर्व क्लास में देख चुके, यानी पहली स्लाइड में, है ना। तो और अब बहिर्दर्शन विधि के गुणों की चर्चा हम करेंगे। तो ये वैज्ञानिक विधि है, आधुनिक विधियों में सहायक होती है, सभी प्रकार के प्राणियों का अध्ययन करने हेतु उपयोगी है। यानी इसमें आप सभी प्रकार के प्राणियों का अध्ययन कर सकते हो, यानी जिसमें प्राण होते हैं तो उन सबका अध्ययन इसके अंतर्गत हो सकता है। फिर है दोष, तो इसमें है प्रयोज्य का दिखावटी व्यवहार, यानी प्रयोज्य दिखावटी व्यवहार भी इसमें कर सकता है। जैसे मेरी कोई जांच करे या कोई अध्ययन करे तो हो सकता है मैं दिखावटी व्यवहार भी कर सकती हूँ इसमें। फिर इसमें पक्षपात का प्रभाव। क्या है? पक्षपात का प्रभाव हो सकता है, वो उसका सगी संबंधी हो तो वो पक्षपात कर सकता है। अगर वो इससे मतलब कि कोई जानकार नहीं हो तो भी वो पक्षपात कर सकता है। तो इसमें पक्षपात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर है अपने सम्मान दूसरों को समझना, यानी जो गुण मेरे में है वो तो मैं ऐसे सोचूं कि जो मेरे में है क्वालिटी वो ही सामने में होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है, यानी अपने समान दूसरों को समझना, ये एक इसका दोष है। फिर है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। यह है अब इसके गुण है वैज्ञानिक पद्धति, यानी वैज्ञानिक पद्धति है,
निष्कर्षों की जांच संभव है। अगर इसमें हम कोई भी निष्कर्ष निकालें तो उनकी जांच कर सकते हैं, जांच इसमें संभव है। फिर है वस्तुनिष्ठता। क्या है? वस्तुनिष्ठता। यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है यानी ऑब्जेक्टिव जांच। फिर है विश्वसनीय निष्कर्ष। यानी जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं, यानी अविश्वसनीय नहीं होते हैं, हमारे विश्वासों पे खरा उतरता है। फिर है दोष। दोष है ये मूल्यवान है। हम यानी प्रयोगात्मक विधि में हम इसकी जो जांच करते हैं, हमारे पास कई मटेरियल की ज़रूरतें होती है तो वो काफ़ी उसमें खर्चा होता है, इसलिए ये मूल्यवान विधि के अंतर्गत आती है। दशाओं के नियंत्रण में कठिनाई आना। यानी जो दशाएं होती है उनके कंट्रोल करने में काफ़ी कठिनाई आती है। प्रयोज्य के व्यवहार में कृत्रिमता आना। यानी जो प्रयोज्य होता है उसके व्यवहार में कृत्रिमता आती है। फिर है स्वतंत्र प्रणाली का न होना। यानी ये अपने आप में एक स्वतंत्र विधि नहीं है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है इसकी चर्चा हम करते हैं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है वो देखो कि बाल केंद्रित शिक्षा। जो शिक्षा है वर्तमान में, जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है, यानी बालक के अनुसार ही उसे शिक्षा दी जाती है। ना तो उसे हम फेल कर सकते हैं, ना उसे डांट सकते हैं, ना उसकी पिटाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, यानी सब कुछ बालक के अधीन हो गया है। फिर है सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान। यानी इसमें सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान दिया जाता है कि कैसे सिखाया जाए बालक को। साम दाम दंड भेद चारों विधियों में से जो श्रेष्ठ विधि है उसके अकॉर्डिंग हम बालक को सिखा सकते हैं। फिर है पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है वो बालक की रुचि के अनुसार बनाया गया है। उसमें बालक को लुभाने के लिए, प्रेरित करने के लिए चित्र दिए जाते हैं, उसका जो मानचित्र होता है वो दिया जाता है कि बालक उससे प्रभावित हो। फिर है अनुशासन। तो अनुशासन में भी हम बालक को ज़्यादा नहीं रख सकते, उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता। यानी कुछ सभी बालकों की जो भिन्नता होती है व्यक्तिगत, वो भिन्न भिन्न होती है। कोई बिल्कुल प्रतिभाशाली होता है, तो कोई मंदबुद्धि होता है, तो कोई सामान्य बुद्धि होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है। तो सभी बालक की अलग अलग कैटेगरी होती है। फिर है सहगामी क्रियाएं। यानी जो बालक होता है उसमें सहगामी क्रिया जैसे खेलना, कूदना, घूमना फिरना, अंत्याक्षरी, सभी कुछ इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर है शिक्षण पद्धति में परिवर्तन। यानी जो शिक्षण विधियां हैं उनमें भी परिवर्तन होने लग गया है, वो भी अलग अलग तरीके से आने लग गई है। शुद्ध वातावरण। यानी बालक को जो वातावरण मिले वो बिल्कुल एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध वातावरण में ही बालक अपना सही विकास कर पाता है। फिर है अनुसंधान यानी खोज। बालक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय में कोई रिसर्च खोज कर सकता है। फिर है थकान और रुचि। यानी बालक को अगर थकान होती है तो उसे शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए, और अगर उसकी इच्छा हो हाँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या पढ़नी चाहती हूँ, मेरी अभी इस समय रुचि है, तो वो उसी समय पढ़ सकता है। फिर है बालक की संवेगात्मक क्रियाएं। बालक की संवेगात्मक क्रियाएं हैं, देखो संवेग, कोई बालक क्रोधित ज़्यादा होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, तो उसके संवेग के अकॉर्डिंग उसके साथ क्रियाएं की जानी चाहिए। फिर है मापन और मूल्यांकन। यानी बालक ने एक साल में क्या सीखा, कितना सीखा, उसका मापन और मूल्यांकन होना चाहिए। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ में अब अगला टॉपिक हम अधिगम स्टार्ट करेंगे। तो अधिगम को आपको पढ़ के आना है थोड़ा बहुत, तो पढ़ के आओगे तो वो आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और आपको
साथ के साथ में इसको याद कर लेना है, नोट्स बनाना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि आपका और आपके जो मित्रगण हैं उन सभी का भला हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।